हम दोनों चौंक पड़े। वो अपनी कुल्हाड़ियां हिलाते हुए पीछे हट गए। रात वाला बूढ़ा हाथों में राइफल थामे खड़ा था। क्या मैं से गोली मार दूं मिस्टर? बूढ़े ने मुझसे पूछा। क्या क्या बकवास है ये तुम्हें कत्ल करना चाहता है ना? बूढ़ा मासूमियत से बोला। कौन? अरे ये सियाफाम। ओ, तुम इसलिए से गोली मारना चाहते हो? हाँ। नहीं बड़े मियाँ, हम दोनों तो मश्क कर रहे हैं। मश्क? मश्क कर रहे हो? बूढ़ा खिसियाए अंदाज में हंसने लगा। मैं समझा तुम दोनों जंग कर रहे हो। तुम अब ठीक हो? हाँ, तुम्हारी दी हुई खुराक ने मुझे फिर से जिंदगी दे दी। आओ फिर नाश्ते की तैयारी करें। नाश्ता? हाँ, तैयारी होगा। क्या तुम गोश्त भुनने की खुशबू नहीं सुन पा रहे? अरे हाँ, मगर मगर क्या? मैं तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं बन जाऊंगा दोस्त? क्यों? क्या तुम हमारे सरों पर सवारी करोगे? नहीं, मेरा मतलब है मैं। अरे आओ ना यार, क्या फजूल मैं लगा रखी है? मैंने बेतकल्लुफी से उसका शाना दबोचते हुए कहा और वो हंसता हुआ मेरे साथ आगे बढ़ाया। भुना हुआ खस्ता गोश्त हम सब ने मजे ले लेकर खाया। बूढ़े की आंखों में अजीब सी नमी थी। खाने के बाद उसने एहसानमंदाना निगाहों से मुझे देखा। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हूँ। मेरी हैसियत ही क्या है? बूढ़े के गालों पर आंसू ढलक पड़े। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। ना जाने किन हालात का शिकार हुआ था बेचारा। कोई इंसान किसी दूसरे के लिए बेकार नहीं होता। हमारा वजूद यकसा है। तुम जब तक चाहो मेरे साथ रहो। तुम कभी मेरे ऊपर बोझ नहीं बनोगे। तुम रहमदिल हो। यकीन करो, हमेशा अपनी हर मुहिम में नाकाम रहोगे। ये मेरी पेशन गोई है। क्या मतलब? रहमदिली हमेशा नुकसान से दो चार करती है। ऐसी बात तो नहीं है स्टोकर। मुमकिन है तुम्हारे साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हों। हाँ, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। क्या तुम मुझे अपने बारे में तफसील बताना पसंद करोगे? दिली ख्वाहिश है मेरी। किसी से तो कहूँ, कोई तो सुने। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मेरा ख्याल है टोबा, हम सफर की तैयारियां करें। रास्ते में स्टॉकर से इसकी कहानी सुनेंगे। जैसा तुम पसंद करो मास्टर। वो लोग खुद भी बूढ़े की कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते थे, इसीलिए तैयारियां निहायत तेजी से की गई और जीप दरिया नैतिका के साथ साथ चल पड़ी। हम तुम्हारी कहानी सुनने के मुंतजर हैं स्टॉकर। तमीद कहाँ से करूं? यूं समझ लो, मैं डेनमार्क का बाशिंदा हूँ। डॉक्टर था, प्राइवेट क्लिनिक करता था, अच्छी खासी आमदनी थी। सारे टैक्स अदा करने के बाद भी मैं ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर सकता था। लेकिन नौजवान, सुनहरे ढेर मुझे भी अजीज थे। मैं भी चमकदार पत्थरों का पुजारी था। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से चंद मामूली किस्म के हीरे खरीदे थे, लेकिन मुझे उनसे बेहद लगाव था और मेरे दिल में हमेशा ये ख्वाहिश चुटकियाँ लेती थी कि काश मेरे पास भी कुछ खूबसूरत हीरे हों, मैं एक दौलतमंद इंसान बन जाऊं। तब बदकिस्मती ने मुझे घेर लिया। मेरा मरीज डॉक्टर वाइट एक मुहिम जो था, चेहरे से संगदुल मालूम होता था। वो उसकी टांग गल गई थी। किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। ना जाने क्यों वो सरकारी इलाज पसंद नहीं करता था। उसने मुझसे इलाज कराया और दौरान इलाज वो मुझसे बहुत बेतकल्लुफ हो गया। उसकी उम्र 40 के करीब थी। गुफ्तगू बहुत अच्छी करता था। दौलत के उसूल के लिए उसने मेरे रुझानात मालूम किए। फिर एक रात उसने मुझे पेशकश की। उसने बताया कि वह अफ्रीका में एक मुहिम पर गया था। उस मुहिम में हीरो के एक जखीरे पर उसकी निगाह पड़ गई, लेकिन इससे कबल कि वो जखीरे के बारे में अपने साथियों को इत्तला दे, उसकी टांग में कीड़े ने काट लिया। कीड़ा इतना जहरीला और खतरनाक था कि वो मुसलसल 1 माह तक बेहोश रहा और उसके साथी घबराकर उसे वापस ले आए। अब ठीक होने के बाद वो दोबारा सफर का इरादा रखता था ताकि वो हीरे हासिल किए जा सके। इस सिलसिले में वो नए साथी बनाना चाहता था। क्या तुम मेरे साथी बनना पसंद करोगे डॉक्टर? मैं? क्यों, तुम्हें हीरो से दिलचस्पी नहीं है? हीरे हीरे कैसे पसंद नहीं होते मिस्टर वाइट? दौलत आसमान से तो नहीं बरसती मिस्टर स्टॉकर। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपना साथी बनाने को तैयार हूँ। जो जखीरा मेरी निगाह में है वो इतना कीमती है कि तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। इस बार मैं ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मेरा ख्याल है 10-15 आदमी मेरे साथ जाएं। हम वो हीरे बराबर तकसीम कर लेंगे। और तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते डॉक्टर कि हम में से हर एक के हिस्से में जो हीरे आएंगे उनकी कीमत क्या होगी। क्या होगी? तकरीबन 6 करोड़ डॉलर। एक मोहतात अंदाजा है। हम में से फीकत 10 करोड़ डॉलर भी हासिल कर सकता है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या क्या ये दुरुस्त है मिस्टर वाइट? मुझे झूठ से नफरत है। तो अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ। वाइट ने ग्लोरिया को देखते हुए कहा और फिर चौंक कर बोला, ओ डॉक्टर, तुम चाहो तो अपने साथ 2 अफराद का इजाफा कर सकते हो। क्या मतलब? तुम्हारी बेटी ग्लोरिया। इस तरह तुम दोहरे हिस्से के हकदार हो जाओगे। अपनी बेटी को आला मुस्तकबिल देने के लिए तुम मेरा मशवरा जरूर मानो। क्या उसे मुहिमात से नफरत है? हमने कभी सोचा ही नहीं। मुझसे बात करो। और दूसरे आदमी की बात भी कही थी तुमने। भाई तुम, तुम्हारी बेटी और एक आदमी, इसे तुम पसंद करो। ये मेरा कोटा है। बाकी लोगों का इंतखाब भी मैं इसी तरह करूंगा। ओह मिस्टर वाइट,
अगर आप इजाजत दें तो मैं ग्लोरिया के मंगेतर एडवर्ड से भी बात कर लूं, अगर तुम्हें उस पर एतमाद हो तो। वाइट ने जवाब दिया। फिर वो चौंक कर बोला, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी बेटी का मंगेतर है? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उससे बात करो, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो पूरी राजदारी रखे। मैं बात करूंगा, मैंने खुशी से धड़कते दिल के साथ कहा। और फिर मैंने एडवर्ड से बात की। वो बदबख्त, वो कमीना तो बेहद लालची निकला, फौरन तैयार हो गया और मैंने वाइट से अमानती का इजहार कर दिया। ग्लोरिया अलबत्ता तैयार नहीं थी। उसने एडवर्ड को भी रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि ये पुरखतर जिंदगी उसे पसंद नहीं है, उसे गुर्बत पसंद है, लेकिन सुकून के साथ। लेकिन मुझसे ज्यादा एडवर्ड ने उसे मजबूर किया। उसे हसीन जिंदगी के सब्ज़ बाग दिखाए, शादी के बाद की हसीन जिंदगी के हसीन सपने दिखाए। बाप और मंगेतर ने उसे इस कदर मजबूर किया कि वो खामोश हो गई, पर वो दिल से तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने वाइट का बड़ी लगन से इलाज किया और उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो तैयारियों में मसरूफ हो गया और बिला आखिर तैयारियां मुकम्मल करके हम चल पड़े। वाइट के साथियों में एक भी औरत नहीं थी सिवाय मेरी ग्लोरिया के। ग्लोरिया सफर से खुश नहीं थी, लेकिन वाइट ने उसे भी समझाया कि उसकी जिंदगी बन जाएगी। नाचार वो तैयार हो गई। तब हम तवील सफर करके सराय आजम में दाखिल हो गए। यहाँ की पुरखतर लेकिन खूबसूरत जिंदगी ग्लोरिया को भी पसंद आ गई और फिर उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके लिए माँ और बाप सब कुछ मैं ही था और मैं उसके साथ था। दूसरी शख्सियत जिससे उसे दिलचस्पी थी वो एडवर्ड था, चुनांचे उसका मंगेतर, उसका साथी भी उसके साथ था। वाइट एक तजुर्बेकार इंसान था। सराय आजम के सफर में छोटे छोटे हादसा पेश आए, लेकिन वाइट के तजुर्बे की बिना पर किसी को नुकसान नहीं पहुंच सका। और फिर तवील सफर करके हम अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हो गए। तब एक रात वाइट की असल शख्सियत सामने आ गई। उसने बहुत ज्यादा पी ली और फिर पिस्तौल लेकर ग्लोरिया के खेमे में दाखिल हो गया, जो मेरे और एडवर्ड के खेमे के दरमियान था। उसने सोती हुई ग्लोरिया को जगाया और ग्लोरिया उसे देखकर दहशत से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मैं और एडवर्ड दोनों ही खेमे की तरफ दौड़े और वहां वाइट को देखकर हैरान रह गए। मिस्टर वाइट? हाँ स्टोकर, ये मैं ही हूँ। यहाँ यहाँ क्यों आए हो? ग्लोरिया के लिए। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। तुम लोग बाहर जाओ, इस मौजू पर फिर बात करूंगा। नहीं मिस्टर वाइट, तुम ग्लोरिया के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। एडवर्ड को भी जोश आ गया और वाइट जहरीली निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने एक तवील सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है मुझे तुम लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। कैसी बात? बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। वाइट ने कहा। वो बहुत ज्यादा पिया हुआ था, लेकिन नशे की अलामत उसके चेहरे से जाहिर नहीं हो रही थी। ग्लोरिया साकित तो जामिद उस ड्रामे को देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी समझ में कोई बात ना आ रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर वाइट की तरफ, जो अचानक बदल गया था। मिस्टर स्टॉकर, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आप क्या हैं? मैं डॉक्टर हूँ, और क्या हूँ? और आपने देखा कि मेरी पार्टी में किसी को तिब्बी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, पर इसका क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आपकी बहैसियत डॉक्टर कोई जरूरत नहीं थी। फिर खुद सोचें, इन मामलात में आपका कोई तजुर्बा भी नहीं है। जिस्मानी तौर पर भी आप एक नाकारा शख्स हैं। फिर मैंने आपको अपना साथी क्यों बनाया? ऐसी कौन सी बात थी आप में? ये तो तुम ही बता सकते हो मुझे। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। जाहिर है अपने जहन की बात मेरे अलावा कौन कह सकता है। वाइट ने मुस्कुराते हुए ग्लोरिया की तरफ देखा। मैं और एडवर्ड उसकी सूरत देख रहे थे। एक शाम की कहानी सुनाऊं? मेरा ख्याल है ये तमहीद उम्दा होगी। तुम्हारी इलाज का। गो तुम्हारा इलाज बहुत उम्दा था। जैसी तुम्हारी उम्र वैसी तुम्हारी इलाज का। ज़ौक़े निगाह की तस्कीन के लिए कुछ ना था। बीमारी की शिद्दत और फिर खुश्क माहौल, तबीयत में बड़ी बेकैफी, बेजारी और उदासी थी। तब मेरे दिल से एक आवाज़ निकली, ऐ काश कोई हसीन सूरत ही निगाहों को मुनव्वर कर दे। और यूं लगा जैसे कि अल्फाज को जादू रस्म बन गए हों। निगाहें उठी तो सामने एक हसीन पैकर इन नज़रों में समा गया और ये दिलकश चेहरा ग्लोरिया का था। पहले तो मुझे फरेब लगा, मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर मेरा एहसास करीब आ गया। उसने मुझे चाय पेश की और बताया कि आज अस्पताल में काम करने वाला मुलाजिम नहीं आया। कैसी अनोखी खुशी हुई थी मुझे मिस्टर स्टॉकर उसे देखकर। मैंने उससे गुफ्तगू करनी चाहिए। उसने खुश इखलाक़ी से मेरे चंद सवालात के जवाब दिए और फिर वापस चली गई। लेकिन मैं कोई नौउम्र नौजवान नहीं हूँ, ना ही मैं सारी ज़िंदगी औरत से दूर रहा। वो मैंने शादी नहीं की, लेकिन आम इंसानों की मानंद मेरी ज़िंदगी में भी बेशुमार औरतें दाखिल हुई। कहना ये चाहता हूँ तो औरत की दुनिया का मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं था, लेकिन ना जाने वो कौन सा वक्त था, कैसा माहौल था,
कि ये लड़की मेरे दिल को भा गई। और मिस्टर स्टॉकर, इस सफ़र में आपकी शमूलियत के लिए पेशकश सिर्फ और सिर्फ ग्लोरिया के लिए थी। उसके बावजूद मैंने आज तक सब्र किया। क्या आप मुझे इसकी दाद नहीं देंगे? अगर ये बात थी तो तुम्हें हमें वही बताना चाहिए था। इतना अहमक नहीं हूं मैं स्टॉकर। तो गोया तुम यहाँ हमारे साथ ज्यादती करना चाहते हो? अरे नहीं, मिस ग्लोरिया पर ज्यादती कौन कर सकता है? लेकिन वो एडवर्ड से मंसूब है। एडवर्ड उसका मंगेतर है। हम जंगल में हैं, सहराए आजम अफ्रीका में। तुम्हारे शहर तक तो मैं महदूद था, पर यहाँ जंगल का कानून चलेगा। और जंगल का कानून ये है कि अगर एक लड़की के दो दावेदार हों तो दोनों एक दूसरे के साथ जंग करके फैसला कर लें। मैं अगर चाहूँ तो मेरे साथी मिस्टर एडवर्ड को ठिकाने लगा दें, लेकिन बहरहाल मैं इतनी रियायत जरूर करूंगा कि एडवर्ड मुझसे मुकाबला करे। और एडवर्ड का रंग फीका पड़ गया। ये बात आपको जेब नहीं देती मिस्टर वाइट, मैंने कहा। पर वाइट अड़ गया। बको मत, मैंने आज तक शराफत से काम लिया है, लेकिन मैं तुम्हें सुबह तक की मोहलत देता हूँ। कल सुबह फैसला करके बता दो कि ग्लोरिया को मेरे हवाले करने की कौन सी सूरत है, उसने कहा और खेमे से बाहर निकल गया। हम दोनों परेशानी से एक दूसरे की सूरत देख के रह गए। एडवर्ड, अब क्या किया जाए? मुझसे बेहतर आप सोचेंगे मिस्टर स्टॉकर, एडवर्ड ने किसी कदर सर्द लहजे में कहा। सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है। तुम जानते हो कि मैं कसूरवार नहीं हूं। आपने ग्लोरिया को उसके सामने किया था, हाँ, पर किसी ऐसे मकसद के तहत नहीं। ये आप बेहतर जान सकते हैं मिस्टर स्टॉकर। क्या बकवास है? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि इस मसले का हल भी आप ही तलाश करें। वाइट एक खतरनाक दुश्मन है। अगर हम इस मुहिम से दस्तबरदार भी होना चाहेंगे तो वो हमें वापसी की इजाजत नहीं देगा। ऐसी सूरत में तुम सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। मैं अर्ज कर चुका हूँ, इस मसले का हल सिर्फ आप तलाश करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो एडवर्ड? यही कि इस झगड़े में मैं आपका शरीक नहीं हूँ। क्यों? ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है क्या? है, लेकिन आपने इसे वाइट के सामने पेश किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर स्टॉकर, इसमें गलत बात कौन सी है? आप बताइए, तब मैंने ग्लोरिया को वाइट के सामने पेश किया था। क्या मेरी किसी कोशिश से वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ? मुतवज्जो तो मेरी कोशिश से भी नहीं हुआ। तुम ठंडे जहन से क्यों नहीं सोचते एडवर्ड? हमें अब यहाँ से किसी तरह निकलना चाहिए, वरना ग्लोरिया खतरे में है। कैसे निकलेंगे मिस्टर स्टॉकर? खामोशी से, रात की तारीकी में। मेरा ख्याल है उसके लिए आधी रात का वक्त मौजूद रहेगा। मेरे ख्याल में वाइट इतना गधा नहीं है जनाब। क्या मतलब? इस वार्निंग के बाद वो हम पर भी निगाह रखेगा। ओह, तब मेरा ख्याल है अब ये कोशिश फजूल है मिस्टर स्टॉकर। अगर हमने चोरों की तरह निकल भागने की कोशिश की और पकड़े गए, तब वाइट हम पर एतमाद खत्म कर देगा। और बहरहाल वो मुख्तार है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ ये कि मैं हकीकत कबूल कर लेने का आदी हूँ। क्या मतलब? मैं वाइट से जंग नहीं कर सकता। मैं उसे जुल देकर फरार होने में कामयाब नहीं हो सकता। तब मैं उसे अपना दुश्मन बनाऊँ ही क्यों? मैं उससे तावन क्यों ना करूँ? ओह, गोया तुम ग्लोरिया को उसके हवाले करने को तैयार हो? मेरा ग्लोरिया पर अभी कोई हक नहीं है। वो तुम्हारी बेटी है और वो तुमसे मंसूब है एडवर्ड। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल में मैं उससे दस्तबरदार होता हूँ, बेगैरत एडवर्ड ने कहा। और मैं शशदर रह गया। मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा तो वो हंस पड़ी। क्यों? क्या बात है पापा? ठीक ही तो है। कीमती हीरो का हुसूल इतना आसान तो नहीं होता, और फिर बड़ा मकसद हासिल करने के लिए छोटी चीजों को तो कुर्बान करना ही पड़ता है। आप मुझे वाइट के हवाले कर दे, वो आपको बहुत से हीरो से नवाज देगा, ग्लोरिया ने तंजिया आवाज में कहा। और अब मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। एडवर्ड ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था। उससे कोई मशवरा करना फिजूल था। मेरा जहन भी सख्त परेशान था। बहरहाल मैंने ग्लोरिया को कुछ हिदायत दी। मैंने उससे कहा कि वो इतना काम जरूर करे कि वाइट से इकरार उल्फत के साथ साथ उससे खुद को बचाए भी रखे, उस वक्त तक जब तक मैं फरार की तैयारियां मुकम्मल ना कर लूं। और ग्लोरिया हंसकर रह गई। वो बिल्कुल मायूस थी और अब वो मुझसे नफरत का इजहार करने लगी थी। इन जंगलों में लाकर मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। बहरहाल इसके बावजूद उसने मुझसे ताउन किया। और दूसरे दिन जब वाइट ने मुझसे मेरे फैसले के मुतालिक पूछा तो मैंने परेशानी का इजहार करते हुए कह दिया कि मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सका। लेकिन तुम्हें जल्द फैसला कर देना चाहिए मिस्टर स्टॉकर। हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है और मैं बहरहाल मंजिल पर पहुंचने से कबल हीरो के हिस्सेदारों का इंतखाब कर लेना चाहता हूँ। मैं क्या फैसला करूं मिस्टर वाइट? तब मैं खुद ही फैसला कर लूंगा, वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मेरे साथ ही एडवर्ड के पास पहुंच गया। क्या ख्याल है मिस्टर एडवर्ड, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? नहीं मिस्टर वाइट, मैं जिंदगी की कदर करता हूँ। क्या मतलब? यूं समझे, मैंने आपसे शिकस्त तस्लीम कर ली है। गोया ग्लोरिया मेरी? वाइट खुश होकर बोला, हाँ, वैसे तो वो मेरी भी नहीं थी। बहरहाल मैं उससे तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो गया हूँ। वेरी गुड। आप कहो स्टॉकर,
मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने परेशानी से कहा और वाइट गर्दन हिलाने लगा। मुख्तसर ये दोस्तों कि मैं फरार की तैयारी में मसरूफ हो गया और बिलाखिर एक शाम मैंने तैयारियां मुकम्मल कर ली। ग्लोरिया मेरा साथ तो दे रही थी, लेकिन मुर्दों की मानन उसे इसी बात का गम था कि मैंने दौलत के लिए उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी। बहरहाल रात की तारीकी में मैंने 2 घोड़े लिए और उन्हें खामोशी से उस जगह ले आया जहां ग्लोरिया मेरी मुंतजिर थी। मैंने सरपोशी के अंदाज में ग्लोरिया को घोड़े पर सवार होने को कहा और ग्लोरिया हंस पड़ी, लेकिन वो क्या कहा ग्लोरिया का नहीं, वाइट का था। मेरे बदन में थरथरी दौड़ गई। मैं समझ गया कि मेरा राज खुल गया है। तो तुम फरार हो रहे थे? वाइट ने अपना कंबल उतारते हुए कहा, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो जाओ मेरी जान, मैं अब तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता। तो ग्लोरिया कहाँ है? रहने में क्या बकवास है ये? हाँ, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, उसे आला मुस्तकबिल से दिलचस्पी है। बकवास मत करो, ग्लोरिया को मेरे हवाले कर दो वाइट, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं जाएगी। वाइट ने पिस्तौल निकाल लिया। एडवर्ड कहाँ है? वो भी अब मेरे दोस्तों में शामिल हो गया है। उसी ने तुम्हारे फरार की खबर दी थी। बहरहाल आदमी उम्दा है वो। और फिर उसने सोचा कि अगर तुम दोनों चले गए तो मेरे साथ उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। चुनाचा उसने मेरा साथ देने का फैसला किया। ओह वो बेगैरत, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए अब सिर्फ एक ही बात मुनासिब है स्टॉकर, और वो ये कि घोड़े पर सवार हो और घोड़े को सर पर छोड़ दो। इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी। मैं इस तरह नहीं। लेकिन अभी मेरा जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि वाइट के पिस्तौल के फायर से गोली निकली और मेरे हेड को सर से उड़ा ले गई। जल्दी करो, अगर तुम जमीन पर रहे तो दूसरी गोली तुम्हारी पेशानी पर पड़ेगी। मैं उछलकर घोड़े पर चढ़ गया। रुख बदलो। वाइट ने फिर पिस्तौल से इशारा किया, फिर उसने एक और फायर कर दिया। मैंने जल्दी से घोड़े का रुख बदल लिया। वाइट ने 2-3 जोरदार हंटर घोड़े के रसीद किए और खूंखार घोड़ा मुझे लेकर दौड़ पड़ा। मैं उसकी गर्दन से चिमट गया था, वरना घोड़े से गिरकर मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती। और फिर घोड़ा रात भर मुझे लिए दौड़ता रहा और ना जाने कहां से कहां निकल आया। और उसके बाद से आज तक मुझे मेरा कारवां ना मिल सका। ना जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बूढ़े की आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। हम लोग मुतासर थे, तो वो खामोशी से जीप ड्राइव कर रहा था। इस तरह दोस्तों मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई। मैं हीरो की ताक में आया था और अपना सबसे कीमती हीरा गंवा बैठा। अब मैं इन जंगलों में मारा मारा फिरता हूँ। हम लोग काफी देर तक खामोश बैठे रहे। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बहरहाल मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ स्टॉकर। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। उन लोगों ने कहाँ का रुख किया था? अचानक टोबो ने पूछा। अब तो मैं कुछ भी नहीं जानता। वैसे तो मैं उनसे अलग हुए हुए कितना अर्सा गुजर चुका है। यकीन करो मेरे दोस्तों, मैं नहीं जानता। मैं तो उस दौरान नींद पागल हो गया। मुझे नहीं मालूम कितना अर्सा गुजर गया। मुझे नहीं मालूम कि अब मेरी बच्ची कहाँ होगी, उन लोगों का क्या असर हुआ होगा। हम लोग खामोश हो गए। जाहिर है हम बेचारे बूढ़े के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो मुद्दत का तयन तक नहीं कर सकता था, रास्ते का तयन भी नहीं कर सकता था। ऐसी शक्ल में हम उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकते थे। टोबो खामोशी से जीप ड्राइव कर रहा था। वीरान जंगल भाएं भाएं कर रहा था। फिर अफ्रीका का वहशतखेज सूरज सरों पर आ गया। सख्त गर्मी हो गई और सफर की रफ्तार सुस्त पड़ गई। तकरीबन 1 बजे हम दरिया के किनारे रुक गए। बेख्तियार नहाने को जी चाह रहा था। यहाँ दरिया का पाट बहुत चौड़ा था और बहाव की रफ्तार भी सुस्त थी। पानी की गहराई का अलबत्ता अंदाजा नहीं हो सका। क्या ख्याल है टोबो, नहा लिया जाए? जैसा मुनासिब समझो मास्टर। मेरा ख्याल है ये लोग खाने की तैयारियां करें, इस दौरान हम लोग नहा लेते हैं, फिर ये लोग भी नहा लेंगे। ठीक है, आप नहाएंगे मिस्टर स्टॉकर? मैंने पूछा। ओह, मैं दरिया में जाकर ना नहा सकूंगा। दरअसल मैं डॉक्टर किस्म का आदमी हूँ। इस किस्म की जिस्मानी वर्जिश का मौका नहीं मिला, इसीलिए तैरना भी नहीं आता। अब आपके लिए किनारे पर पानी का बंदोबस्त कर लिया जाए? हाँ, अगर मुमकिन हो तो हो जाएगा। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।